Assalamualaikum students. I am your course instructor, Miss Anika Saidzia, for the advanced painting subject, and I have been associated with this teaching profession for last 5 years. And I am from Bank Road campus, University of Education, Lahore, and your course code is FINE 4134. So first we will see your course outline. There will be introduction, looking back to the past, monochromatic tonal painting, importance of symbolic elements, practical assignments on composition, practical assignments, yes, on the composition, and then there will be preliminary sketches, painting on myself, master copy, use a mirror, not a photograph, introduction project on color harmony, modern concepts, social thoughts. So there will be self-portrait using palette knife technique. After World War II, reclined, foreshortened figure pose, color, shape, composition, portrait painting, self-portrait from mirror or trade painting. So today we will discuss about the preliminary sketches, that how they work for your final artwork, and we will also see that how in history these preliminary sketches have been utilized by the artists. Preliminary sketches traditionally refers to a preliminary rough type of drawing that an artist might make in preparation for either a painting or a more formal drawing like a study. सो बेसिकली प्रिलिमिनरी स्केच का क्या है, जो एक कन्वेंशनल हम उसको देखते हैं कन्वेंशनली उसकी प्रैक्टिस को, दैट आपकी जो एक तरह की ड्राइंग है जो कि आप प्रिपेयर करते हैं अपने अपनी पेंटिंग के लिए, उसको जो है उसको हेल्प लेते हैं आप उसकी, और फॉर अ मोर फॉर्मल ड्राइंग, या आप उसको एक स्टडी के तौर पे करते हैं जिसमें आप डिफरेंट डिटेल्स जो हैं आपके सब्जेक्ट की उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। आपका प्रिलिमिनरी स्केच जो है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड हो सकता है। आपकी कोई नेचर स्टडी हो सकती है, लैंडस्केप हो सकता है, कोई फिगर ड्राइंग हो सकती है, कोई एनाटॉमी स्टडी हो सकती है, कोई पोर्ट्रेट स्टडी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स। अ स्केच इज लेस डिटेल्ड दैन अ स्टडी. A study may be a highly detailed rendition of something to be used in a large composition. So, स्केच जो है हम ये कह सकते हैं कि एक स्टडी से थोड़ा सा लेस होता है डिटेल्ड, क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग अ स्टडी, और आप एक ड्राइंग कर रहे हैं डिटेल स्टडी के साथ, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की है और आपने माइन्यूट डिटेल्स को, और आपने रेंडरिंग भी की है उसकी विद द हेल्प ऑफ शेडिंग और विद द हेल्प ऑफ लाइट्स एंड डार्क्स, तो फिर हम उसको एक स्टडी बोलेंगे. वी डिडंट कॉल इट एज अ स्केच. सो पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ अ प्रिलिमिनरी स्केच. Formally, however, it is a useful way for an artist to capture a fleeting impression of a scene or person before it changes. वैसे ये टर्म तो ज़्यादा यूजेबल है आउटडोर सीन्स के लिए, जहाँ पे आप लाइट्स को कैप्चर कर रहे हैं. सपोज आप सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं डिफरेंट इन द डिफरेंट डेज, इन द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे. आप एक ही दिन में डिफरेंट आवर्स में लाइट को कैप्चर कर रहे हैं कि कैसे वो मूव कर रही है, और या आप स्टॉर्म के अंदर या एयर के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, लीव्स कैसे मूव कर रहे हैं. तो आप उस चीज़ को एक इम्प्रेशन लेने के लिए, फ्लीटिंग इम्प्रेशन लेने के लिए उसका आप उसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ टिपिकली एग्जीक्यूटेड रैपिडली एंड विद लिटिल कंसर्न फॉर एक्यूरेट डिटेलिंग. सो इसमें आर्टिस्ट का पर्पज़ क्या होता है प्रिलिमिनरी स्केच में, कि जितनी भी वो है ना उसमें डिटेल है वो पकड़ ले, विद लिटिल कंसर्न फॉर एक्यूरेट डिटेलिंग, कि मतलब बिल्कुल ज़्यादा मान्यूट डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन आपने उसको कैप्चर करना है.
कि अगर फिगर्स बैठी हुई हैं तो आपने फिगर्स को कैप्चर करना है, आपने पता चलना चाहिए फिगर है, या पता चलना चाहिए कि उनका जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, या पता चलना चाहिए कि एज क्या है, ठीक है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस, हम उस चीज़ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशंस को नहीं आप कैप्चर करते। अगर आप एक्सप्रेशंस को भी कैप्चर करोगे तो वो आपकी डिटेल स्टडी हो जाएगी। अगर आप उसमें क्लोथ्स को कैप्चर करेंगे तो वो भी आपकी डिटेल स्टडी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसमें आइज़ में काम कर रहे हैं तो वो भी आपकी डिटेल स्टडी हो जाएगी। आपने सिर्फ बेसिक जो लाइंस होती हैं, बॉडी लाइंस, उनको कैप्चर करना होता है, और जो आपके पोस्चर्स हैं या गेस्चर्स हैं उनको आपने कैप्चर करना होता है। ऑन द राइट साइड यू कैन सी वेरी फेमस sketch, and the name of this sketch is um, Madonna and Child by Raphael. So this sketch has been made by Raphael. He was a very famous painter. Sketching is often about capturing a mood or key feature of the subject. Sketch of a flying machine, pen and brown ink, sketch by Leonardo. This is also a very famous sketch by Leonardo da Vinci. As we know, Leonardo जो था वो डिफरेंट मशीनरीज को उसने एक्सप्लोर किया है, उसने एक फ्लाइंग मशीन भी क्रिएट की थी। सो दैट्स वाई वो अपनी जो है डिफरेंट डिटेल स्टडीज़ बनाता रहता था, जिसमें वो राइटिंग्स भी नोट डाउन करता था, टेक्स्ट भी ऐड करता था। एंड ही हैज़ ऑल्सो डन वेरी डिटेल्ड मस्कुलर एंड एनाटमिकल ड्राइंग्स, जिसके अंदर हमें डिफरेंट उसके मसल्स की स्टडीज़ मिलती हैं ह्यूमन बींग्स की। So as you can see, this is the preliminary sketch of Adam. क्रिएशन ऑफ एडम जो है वो पेंटिंग है ऑन द राइट साइड। ये माइकल एंजेलो ने पेंटिंग जो है वो पेंट की थी, और ये पेंटिंग जो है ये सिस्टाइन चैपल है, उसकी सीलिंग के ऊपर, उसकी छत के ऊपर जो है ही हैज़ पेंटेड डिफरेंट वेरियस सीन्स of the creation of human being, different scenes from the hell and heaven, suppose last judgment जो है जो हमारा रोज़ आखिरत है उससे रेलेवेंट भी माइकल एंजेलो ने पेंटिंग्स जो हैं वो पेंट की हैं। सो उसमें से एक सीन है जिसमें एडम की जो है वो क्रिएशन को दिखाया हुआ है कि एक तरफ गॉड है और ऑन द राइट साइड जो है वो गॉड को दिखाया गया है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो एडम को दिखाया गया है। एंड गॉड इज़ टचिंग हिज फिंगर विद द एडम्स फिंगर, और वो एक तरह से उसको एक लाइफ जो है वो एक जनरेट कर रहे हैं उसको। सो ऑन द लेफ्ट साइड हम देख सकते हैं दैट माइकल एंजेलो हैज़ डन प्रिलिमिनरी स्केच, और उसमें काफ़ी ज़्यादा उसने स्टडीज़ को जो है वो मस्कुलर स्टडीज़ हमें नज़र आ रही हैं, एनाटमी जो है बहुत अच्छे से, और उसका जो पोस्चर है एडम का वो काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया गया है। सो इट इज़ अ वेरी रिमार्केबल एंड डिटेल्ड स्केच डन बाय द माइकल एंजेलो. It was the general belief in the 17th, 18th, and 19th centuries that the giants of Venetian art, which are Titian, Veronese, and Tintoretto, did preparatory sketches in color for their compositions. So, ये जो वेनेशियन आर्टिस्ट थे, उसमें जो टिशन था, वेरोनीज था, टिंटोरेटो था, दे वर वेरी फेमस, और वो स्पेशली फेमस थे अपने प्रिपरेटरी स्केचेस बनाने के लिए, और वो कलर्ड बनाते थे, कलर्ड में डिफरेंट कलर्स लेके, डिफरेंट इंक्स के साथ, डिफरेंट चॉक्स के साथ दे यूज टू मेक डिफरेंट प्रिपरेटरी स्केचेस फॉर देयर compositions. There is no evidence that Titian worked that way. However, there are some sketches for larger artworks left by Tintoretto, who, like Titian, sketched directly on a canvas. So, Tintoretto जो था, he used to sketch directly on the canvas with the help of chalks or with the help of brush. Veronese, on the other hand, was one of the first Italian artists who practiced preliminary oil sketches in preparation for larger artworks. So, Veronese was the first one, if we talk about the Italian artist who practiced this. So, Veronese को consider किया जाता है as a first Italian artist जिसने oil sketches में, मतलब oil paints के साथ sketches को बनाना start किया था अपने artworks के लिए, ठीक है।
The methods of the Venetian school were very different from other European national schools. For example, Florentine and other Central Italian artists, अब जिसमें डिफरेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं फ्लोरेंटीन के, इसमें ब्रॉन्जाइनो, राफेल, डेल साटो, एज वेल एज नदरन रेनेसांस आर्टिस्ट Holbein, Francois, Claude did highly detailed preparatory drawings including side notes on color. So ये आर्टिस्ट जो थे वो अपने फाइनल पेंटिंग्स के लिए, जो कि काफ़ी बड़े ह्यूज स्केल पे होती थी, उनके लिए वो सबसे पहले अपने प्रेपरेटरी ड्राइंग्स बनाते थे, प्रेपरेटरी स्केचेस बनाते थे, और अलॉन्ग साइड उसके कलर्स की डिटेल के बारे में भी लिखते थे. As you can see in this image, it is also on the left side you can see the detailed painting. लेफ्ट साइड पे पूरी फुल फ्लैज फाइनल आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, और राइट साइड पे उसी पेंटिंग का जो है वो प्रेपरेटरी स्केच है. बट अगर देखा जाए तो वो प्रेपरेटरी स्केच भी इन इटसेल्फ एक फुल फ्लैज पेंटिंग की फॉर्म दे रहा है, एक लुक दे रहा है. इसमें कोई भी चीज़ इतनी स्केची नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि जस्ट लाइंस के साथ लाइंस को कैप्चर करने की कोशिश की गई है या कोई मोमेंट्री इफेक्ट कैप्चर करने की कोशिश की गई है. ये काफ़ी डिटेल्ड स्केचेस हैं अगर हम देखें इसको. और इसका नेम है पेंटिंग का एपोथेसिस ऑफ वीनस बाय वेरोनीज. तो ये वेरोनीज आर्टिस्ट है जिसने इसको 1585 में पेंट किया है. और आप देख सकते हैं कि इसको उसने चॉक्स के साथ और ऑयल पेंट्स के साथ यूज़ किया है. मीडियम जो है इसका. दिस इज़ अनदर पेंटिंग फ्रॉम द आर्टिस्ट ब्रॉन्जाइनो, और होली फैमिली फ्रॉम बाय ब्रॉन्जाइनो. इसमें जो है मैरी को दिखाया गया है चाइल्ड के साथ. हमें ज़्यादातर इस तरह के ही जो हैं वो होली सीन्स मिलते हैं जिसमें ज़्यादातर क्राइस्ट को दिखाया गया है या मैडोना को दिखाया गया है, वर्जिन मैरी को दिखाया गया है. सो हमेशा एक वो ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन मिलती थी. तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा वो एक ट्रायंगुलर जो है वो कॉम्पोजिशन मिल रही है. बट ऑन द राइट साइड अगर हम देखें तो हमें एक जो है स्केच नज़र आ रहा है मैरी का, जो कि एक प्रिपरेटरी स्केच है. बट देखा जाए तो वो इन इटसेल्फ एक कंप्लीट लुक दे रहा है. और जैसे उसकी स्माइल है और जो एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया गया है, तो ये एक डिटेल्ड जो है वो स्केच है, डिटेल स्टडी की गई है. प्रिलिमिनरी स्केच बाय राफेल. दिस इज़ अनदर डिटेल्ड sketch by Raphael. As you can see on the left side, there's a complete painting. और ये जो राइट साइड पे हम देख रहे हैं, ये जो फोकल पॉइंट जो बिल्कुल सेंट्रल आपके फिगर्स हैं, द टू सेंट्रल फिगर्स, मेन फिगर्स, उनकी डिटेल स्टडी की गई है. यू कैन फील द एक्सप्रेशंस एंड यू कैन फील द मसल्स एंड द करेक्टर जो है, जो मेल मेंबर है उनका करेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से कैप्चर किया है आर्टिस्ट ने. हालांकि ये स्केच है बट उसने इस स्केच में भी जो है वो एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर लिया है, इमोशंस को कैप्चर कर लिया है. दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट. क्योंकि जब आप इतने ह्यूज स्केल पे आर्टिस्ट जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे पहले प्रिलिमिनरी स्केचेस करें प्रिपेयर, जो आपको हेल्प आउट करें, ताकि अगर आपकी जो मिस्टेक्स हैं या अगर आपके कोई डाउट्स हैं अपने फिगर्स को लेके या उनके एक्सप्रेशंस को लेके, तो वो आपके इनिशियल स्टेज पे ही क्लियर हो जाए. और आपको जो है जो आप एक मास्टरपीस बना रहे हैं उसके अंदर आपको बार बार ट्रायल एंड एरर जो है वो ना करना पड़े कि आप उसको कर रहे हैं और रब कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रिलिमिनरी स्केचेस कर लें. एलिजाबेथ ऑफ ऑस्ट्रिया बाय फ्रैंकोइस क्लॉट. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट Francois Clot, he was a very famous painter and he has beautifully captured all the details in his sketch. On the left side you can see the detail painting. If we look at the pearls on the beads and also on the
portrait of the female figure, it has been beautifully captured. All the fleshy tones have been um very remarkably captured. हमें एक फ्लैश की फीलिंग आ रही, स्किन की फीलिंग आ रही है, और स्किन के नीचे जो ब्लड है वो भी हमें फील हो रहा है। कोई ऐसे वहाँ पे डेडली कलर्स नहीं यूज़ किए गए हैं कि एक वो स्किन में डेड लुक आ रही हो। और अगर ड्रेपरी की बात की जाए तो इट ऑल्सो वेरी डिटेल्ड। जो बीड्स हैं, पर्ल्स हैं, उनको बहुत ब्यूटीफुली और रियलिस्टिकली जो है वो हाइपर रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। और अगर हम स्केच की बात करें तो इवन इन स्केच जो है आर्टिस्ट ने उसके सिटर के जो हैं एक्सप्रेशंस उनको बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। उसका जो करेक्टर है वो उसके स्केच में भी ऑब्वियस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग में ही करेक्टर को कैप्चर किया गया है। जो स्केच है, ऑल्दो इट्स जस्ट अ स्केच, बट इसके अंदर भी हमें वो डिटेल स्टडी नज़र आ रही है और करेक्टर पता चल रहा है फीमेल फिगर का। और अगर हम ड्रेपरी की बात करें तो इवन उसके स्केच में भी हमें सारी प्लेसमेंट नज़र आ रही है, बीड्स की, पर्ल्स की, कहाँ कहाँ पे वो आने हैं, और सारी प्रॉपर प्लेसमेंट की गई है बीड। Preliminary sketches by Edgar Degas. Edgar Degas was a very famous artist of Impressionism. As we know, he used to paint the ballet dancers. He has focused mostly on on the lives of ballet dancers while they were performing on the at the stage. जब वो स्टेज के पीछे बैक स्टेज भी होती थी, तब भी उसने उनकी लाइफ को कैप्चर किया है, उनकी डेली रूटीन को कैप्चर किया है। और डैगर्स का एक अपना ही स्पेसिफिक स्टाइल था, इवन पेंटिंग्स का भी। तो उसमें भी उसकी एक हार्श लाइन हमें नज़र आती है, और एक स्केची क्वालिटी और एक इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल हमें देखने को मिलता है। एक जो है मोमेंट्री, जो आप कह सकते हैं कि मोमेंट्री इमेज जो होता है, वो वैसी फीलिंग आती है उसके इमेजेस को देख के। आफ्टर द बाथ, वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ is a pastel drawing by Edgar Degas made some time between 1890 and 1895. डेगास ने बहुत ज़्यादा स्केचेस किए हैं और बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क्स इसने प्रोड्यूस किए हैं। हमें डिफरेंट जो हैं पोस्टर्स मिलते हैं, डिफरेंट गेस्टर्स मिलते हैं बैले डांसर्स के, जो डेगा ने जो हैं वो कैप्चर किए हैं। द वर्क इज़ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स, preliminary sketches, and completed works in pastels and oils by Degas from this period that depict women bathing. So basically जिस sketch की बात हो रही है डेगास की, इट्स अ प्रिलिमिनरी स्केच, और ये एक सीरीज उसने की थी डेगास ने पेंटिंग्स की। उसके अंदर उन सीरीज के लिए जो है ये स्केचेस प्रिपेयर किए गए थे, और वो जो मीडियम यूज़ किया था, इट वॉज पेस्टल्स एंड ऑयल पेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। ये एक प्रिलिमिनरी स्केच है, और फिगर जो है, फिगर वाइल बाथिंग, टेकिंग अ बाथ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट साइड पे उसका जो है वो आर्ट वर्क है जिसके अंदर फिगर को उसने पेंट किया है। ये भी बैले डांसर्स की ही रूटीन में से लिया गया है, दैट हाउ दे यूज टू टेक बाथ फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर। किस तरह से वो अपने फुट को जो है वो रिलैक्स करती थी टब में डाल के। सो इनकी डिफरेंट जो रूटीन थी बैले डांसर्स की, पेनफुल रूटीन एक थी, उनकी हेक्टिक रूटीन थी, उसको बड़ा ब्यूटीफुली जो है वो एडगर डेगर्स ने कैप्चर किया अपने काम में। ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं कि इसी काम के लिए उसने डिफरेंट स्केचेस बनाए थे। तो उसमें से एक स्केच है जो राइट साइड पे है, ऑल दो उसमें थोड़ा सा पोस्चर चेंज है, उसका गेस्चर थोड़ा सा फिगर का, बट किया वो इसी सीरीज़ के लिए हुआ है। इस तरह के डिफरेंट इसने स्केचेस किए थे टू गेट अ बेटर आर्ट वर्क। एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए जो है डेगास ने डिफरेंट जो हैं वो स्केचेस किए हैं, बार बार ट्रायल एंड एरर्स जो हैं वो इस प्रोसेस से गुजरा है पेंटर। So it is very important to know about the characteristics of preliminary sketches to understand in detail about the qualities of a sketch, of a detailed sketch. So preliminary sketching is perhaps when
An artist is most free because you cannot make a mistake. So अगर आप बिल्कुल फ्री फील करेंगे और तभी जो है आप विदाउट एनी मिस्टेक्स जो है अपना स्केच जो है वो डेवलप कर सकते हैं. It is not about drawing an accurate likeness, but rather about capturing the essence of a person or object. अब आप जब essence की बात करते हैं, essence means जो उसकी मेन पॉइंट है, जो स्पिरिट है, आप उसकी उस पर्सन की कैप्चर कर रहे हैं, तो वो आप किस तरह से कैप्चर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ करेक्टर. आप उसका करेक्टर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. करेक्टर जब आप कैप्चर करते हैं तो उसमें आपके पास फीचर्स आ जाते हैं. तो आप फीचर्स जो हैं, जैसे हम कैरिकेचर बनाते हैं सपोज, तो कैरिकेचर में भी आर्टिस्ट यही करता है कि जो आपका सिटर है, जो आपका वो है जिसका आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उस फिगर का, आप उसके मेन जो है वो फीचर्स को कैप्चर करते हैं कि उसका करेक्टर कैसा है. उसके करेक्टर को कैप्चर करने के लिए आप उसकी फीचर्स को कैप्चर करते हैं कि उसकी आइज़ कैसी हैं, उसकी आईब्रोज कैसी हैं, नोज़ कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं. तो मेन जो उसके फेस पे फीचर्स होते हैं उनको आप कैप्चर करते हैं, और जो प्रोमिनेंट भी होते हैं. कुछ लोगों के कुछ लोगों की आइज़ प्रोमिनेंट होती हैं, कुछ लोगों का नोज़ काफ़ी ऑब्वियस होता है फेस पे, कुछ लोगों के लिप्स बहुत छोटे होते हैं, तो कुछ के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. सो आर्टिस्ट जो है या कैरिकेचरिस्ट जो है वो यही देखता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही है, उसको वो उसी चीज़ को पहले कैप्चर करता है अपने कैरिकेचर में. तो इसी तरह से एक आर्टिस्ट भी जब बैठता है काम करने के लिए, he used to look at the sitter, and he used to observe the different facial details of the sitter, so that he can easily uh, capture the character of the sitter. To do this, you need to be loose, bold, and not afraid to make mistakes. Obviously, अगर आप डरे हुए होंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं होगा और बॉडी भी नहीं रिलैक्स होगी, तो आप काम नहीं कर सकेंगे. सो इट एसेंशली अलाउज द इनर ऑफ एन आर्टिस्ट टू कम आउट. बेसिकली आपका जो प्रिलिमिनरी स्केच है वो आपको अलाउ करता है कि आपकी जो इनर फीलिंग्स हैं, आपके जो इनर इमोशंस हैं, जो आप फील कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ईजिली बिफोर गोइंग टू द masterpiece or the master painting. Characteristics of preliminary sketches. For this reason, sketches are conceptually unique and highly individual. इसी वजह से जो है एक जो स्केचेस हैं उनको अपनी एक उनकी इंडिविजुअलिटी है, उनकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, और वो कॉन्सेप्चुअली भी उनको कंसिडर किया जाता है दैट दे आर यूनिक. They portray the inner identity of the artist and are more difficult sometimes to copy as a result than a finished work. So, आप किसी भी आर्टिस्ट के मास्टरपीस को, मास्टर पेंटिंग को, चाहे वो स्कल्पचर है उसका या उसकी पेंटिंग है, आप उसको तो कैप्चर कर लेते हो इजीली, मतलब कॉपी कर लेते हो टू सम एक्सटेंट. बट जो स्केचेस हैं वो प्योरली आपका आर्टिस्ट का इनर फीलिंग होते हैं, तो उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो लाइन, वो जो मार्क्स, वो जो शेप्स, और वो जो एक मोमेंट्री इफ़ेक्ट होता है, वो जो आर्टिस्ट कैप्चर करता है उस टाइम पे, उस लम्हे में, वो आप जो हैं वो उसको कॉपी नहीं कर सकते. ठीक है, वो एक अनकॉन्शियसली जो होता है वो एक एक्ट होता है, तो आप अनकॉन्शियस एक्ट को किसी तरह से कैप्चर करना आपके लिए मुश्किल होता है. ठीक है, तो आर्टिस्ट अनकॉन्शियसली, और आप कह सकते हैं कि उसको इतना इन्वॉल्व होता है अपने काम के साथ कि वो उसको जो एट द टाइम उसको कैप्चर करनी होती हैं, वो सिर्फ पिक करता है कि उसने ये डिटेल्स निकालनी है, और वो मोमेंट्री होता है, मतलब वो विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो स्केच आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. प्रिलिमिनरी स्केचेस इन हिस्ट्री. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमें ऑब्वियसली बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने स्केचेस किए हैं, नॉट ओनली इन ऑयल पेंट्स बट ऑल्सो इन पेस्टल्स, इन एक्रेलिक्स,
और बहुत से आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली कैनवस के ऊपर जो है वो स्केचेस बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले ड्राइंग्स बनाई हैं। या मोस्टली होता था कि आर्टिस्ट जो हैं वो डिफरेंट स्केचेस बना रहे हैं डिफरेंट पेपर्स के ऊपर, देन दे आर कमिंग टूवर्ड्स द कैनवस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आर्टिस्ट थे, जो एक्सपीरियंस थे, जो मास्टर्स थे, what they used to do, they used to paint directly on the canvases with the help of brushes, और वो ब्रशेस के साथ ही अपने स्केचेस को जो है वो स्टार्ट करते थे। It was this realization that promoted art historians to re-evaluate sketches. So it was this. So as we are talking about the uniqueness and individuality of preliminary sketches, so that's why it has been realized that art historians have promoted this thought to re-evaluate sketches. इसी वजह से जो स्केचेस पुराने बन चुके थे हिस्ट्री में, उनको दोबारा से रीवैल्यूएट किया गया कि आपको जब रियलाइज़ हुआ कि उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, वो चीज़ें हमें आज प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलती, कि ओल्ड मास्टर्स जो हैं वो स्केचेस बना रहे थे और इतनी डिटेल स्टडीज़ कर रहे थे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द कैमरा। स्पेशली कैमरा से पहले जो है वो पोर्ट्रेट्स की और पेंटिंग्स की बहुत ज़्यादा वर्थ थी, बिकॉज उसी पे डिपेंडेंट होते थे लोग किसी भी इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए। सो दैट्स वाई आर्ट हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि जो स्केचेस हैं ओल्ड मास्टर्स के, उनको रीवैल्यूएट किया जाना चाहिए। दिस लेड to the situation where sketches by the English landscape artist John Constable came to be valued as finished works alongside his paintings. सो इसी थॉट को जहन में रखते हुए कांस्टेबल के जो हैं स्केचेस, उनको एक इंडिविजुअल वैल्यू दी गई एज एन आर्ट वर्क। जितनी ही इम्पोर्टेंस उसकी पेंटिंग्स की थी, उतनी ही इम्पोर्टेंस उसके स्केचेस को भी दी गई। और ही वॉज अ वेरी फेमस लैंडस्केप आर्टिस्ट, और ही यूज टू कैप्चर डिफरेंट प्लेसेस इन द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, इन द डिफरेंट सनलाइट, इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर। उसने एक ही बिल्डिंग को, सपोज एक चर्च को, ही यूज टू पेंट द मेल्सबरी कैथेड्रल। उस कैथेड्रल को उसने डिफरेंट टाइमिंग्स में कैप्चर किया है, डिफरेंट सनलाइट के नीचे, या उसने उसको रेन के अंदर, डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में, विंटर्स में, ऑटम में, उसने डिफरेंट सीजन्स में उसको कैप्चर किया है। और ही वॉज अ रिमार्केबल पेंटर, और बहुत ही अच्छा उसका काम था। तो सो उसके स्केचेस को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिली जितने की उसकी पेंटिंग्स को मिली थी। और स्केच फॉर द हे वेन 1820, ऑयल ऑन पेपर ऑन पैनल। सो द हे वेन was a very famous painting by John Constable, and he painted it in the 1820s. And on the right side you can see a preliminary sketch for his painting. But if we talk about this sketch, you can see there is lot of movement, and there is lot of impression which has been captured here. And the brush strokes are very bold, or there is a momentary feeling um, to capture, and all the impressionistic style is visible here. Artist has tried to capture all the details with the help of bold and sketchy strokes of the paint. So figures are less obvious, but the landscape and the sky and the huts from where the steam is coming out have been captured beautifully. John Constable. There are some other paintings by the Constable. As you can see, Stratford Mill. Here's the full size sketch on the left side. He has painted this sketch in 1819 in the oil. And on the right side, you can see the painting. So it is very difficult to say that which one of them is sketch and which one of them is painting. Both of them are very remarkable, and both of them are looking more finished and flawless. So there is no impressionistic quality
वी कैन से दैट उसके स्केच के अंदर हमें कोई स्केची क्वालिटी मिल रही है, कुछ लाइंस हैं या शेप्स हैं, हमें फॉर्म की फीलिंग भी मिल रही है, हमें लाइट एंड शेड भी नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें लाइट को कैप्चर भी उसने किया हुआ है, एटमॉस्फेयर को भी कैप्चर किया हुआ है, और वाटर को भी उसने कैप्चर किया हुआ है, फिगर्स भी हैं, बट इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड स्केच, कलर्ड स्केच। बट ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं कि उसकी पेंटिंग है जहाँ पे चीज़ें और जो है वो क्लियर हो गई हैं, ऑब्वियस हो गई हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्काई, स्काई का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी मेच्योर लग रहा है इन द पेंटिंग एज़ कम्पेयर टू द स्केच। और जो फोलिएज है, और इवन इन द फोरग्राउंड यू कैन सी द पोजिशन ऑफ द फिगर हैज़ बीन चेंज्ड। स्केच के अगर हम स्केच में देखें तो फिगर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, बट इन द पेंटिंग फिगर हैज़ बीन शोन रिक्लाइनिंग ऑन समथिंग। ठीक है, और रिक्लाइनिंग पोज में है जो फिगर को दिखाया गया है। The same can be said for chalk and pen sketches by high Renaissance artists Raphael and Leonardo da Vinci, which are continually being exhibited in the best art museums around the world. So, जैसे हम कॉन्स्टेबल की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम यही चीज़ हाई रेनेसांस आर्टिस्ट जो कि रफ़ेल है, लियोनार्डो है, इनके बारे में भी कह सकते हैं। इनके आर्ट वर्क्स में भी यही क्वालिटी थी, और इनके भी जो प्रिलिमिनरी स्केचेस हैं उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस दी गई है जितने इनके फाइनल आर्ट वर्क्स को दी गई है। उनकी भी उतनी ही वर्थ है, बिकॉज ऑल ऑफ देम have consumed time, and they are very detailed studies, and they are very remarkably captured and painted. So इनके स्केचेस को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है हिस्ट्री में। As you can see in this image, it is a preliminary sketch by the famous artist Vincent van Gogh. Or Vincent van Gogh also belongs to the movement Impressionism, and you can see on the left side it's a painting by him, Bedroom in Arles, and on the right side you can see a sketch which has been done by him in 1888 in pen and ink. Or you can see he has also added a text details in it in his sketch. सो बेसिकली ये आर्टिस्ट वैन गॉफ है, और उसका ये रूम था वेयर ही यूज्ड टू लिव इन आल्स। सो उसने उसी को सबसे पहले एक स्केच ड्रॉ किया है अपनी पेंटिंग से पहले, प्रिलिमिनरी स्केच, एंड यू कैन सी द प्लेसमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, द प्लेसमेंट ऑफ विंडो एंड चेयर एंड द बेड। सो इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो भी गई हैं। जो इसका बेड है उसकी शेप चेंज हो गई है, विंडो की लाइंस चेंज हो गई हैं। ठीक है, और डोर जो है वो हमें इतना ऑब्वियस नहीं हो रहा राइट साइड वाला। सो बेसिकली जो आर्टिस्ट होते थे वो अपने स्केचेस पे काफ़ी वर्क करते थे, और स्पेशली उनके लेटर्स होते थे जिसमें उनकी राइटिंग्स होती थी बिफोर दे वेंट फॉर देयर मेन पेंटिंग। उससे पहले वो डिफरेंट राइटिंग्स करते थे, उसके बारे में लिखते थे, कॉन्सेप्ट के बारे में लिखते थे, अपने डिफरेंट ड्राइंग्स के बारे में लिखते थे। सो इन चीज़ों की बहुत वर्थ थी। So, however, artists kept making preliminary sketches for their own inspiration. They were not viewed as a proper form of fine art to be sold in their own right. Artists जो थे, they used to make different sketches for their own inspiration, but उनको ये कभी मौका नहीं मिला कि वो properly उनको सेल आउट कर सकें as a proper artwork in the form of proper artwork. However, by the 18th and 19th century, sketching became an independent type of art, even acquiring the additional sense of a stand-alone artwork. So, it is very important point in the history of art that 18th और 19th century के बाद जो है वो sketching को एक इंडिविजुअलिटी और एक इंडिविजुअल आर्ट वर्क के तौर पे देखा जाने लगा था, और उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिली कि आर्टिस्ट उसको एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट वर्क
जो है वो सेल आउट कर सकते थे मार्केट में. However, it is coincided with the time when there was a surge in naturalism and tourists started carrying sketchbooks with them to capture impressions of day trips to the countryside or tours abroad. Especially ये चीज़ तब देखी गई जब जो टूरिस्ट थे वो मोस्टली स्केचबुक्स अपने साथ लेके जाते थे ताकि उसमें वो कैप्चर कर सकें जो डिफरेंट रूटीन है, जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर लोग होते थे, डिफरेंट सीन्स होते थे, उनको कैप्चर कर सकें. और इवन हम आजकल भी देखें तो हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट आर्टिस्ट मिलते हैं जो ऑन द स्पॉट आपके पोर्ट्रेट्स को भी ड्रॉ कर देते हैं और आपकी डिफरेंट सीन्स भी जो हैं, आपको लैंडस्केप्स हैं या सीस्केप्स हैं, तो वो आपको ऑन द स्पॉट जो है विद इन फ्यू मिनट्स आपको पेंट करके या आपको उसको स्केच करके आपको दे देते हैं और आप उसको परचेज़ कर लेते हैं. लेकिन हिस्ट्री में वो चीज़ पहले 18th और 19th सेंचुरी से पहले नहीं थी. आफ्टर 18th सेंचुरी जो है उस चीज़ को देखा गया है, उस चीज़ को एज एन इम्पॉर्टेंट आर्ट वर्क जो है वो देखा गया था, स्केचेस को. पॉपुलर सब्जेक्ट्स इन स्केचिंग. They sketched landscapes, animals, new cities, vegetation, figures, and flowers. It became a popular hobby enjoyed by both immature and professional artists alike and was a useful tool for retaining memories at a time before photography was invented. फोटोग्राफी की इन्वेंशन से पहले जो है वो इसको ये रिकग्नाइजेशन मिल गई थी स्केचेस को. और उसमें आर्टिस्ट ने मोस्टली जिनका सब्जेक्ट था, दे वर यूज टू बी लैंडस्केप्स, एनिमल्स, सिटीस्केप्स, और वेजिटेशन होती थी, फील्ड्स होते थे, डिफरेंट फार्म्स उन्होंने पेंट किए होते थे, स्केच किए होते थे. फिगर्स होते थे, उसमें फिगर स्टडीज़ होती थी और नेचर स्टडीज़ होती थी, इसमें हमें फ्लावर्स और लीव्स और हर्ब्स मिलती हैं. और एज अ हॉबी जो है इसको एंजॉय किया गया बोथ बाय द प्रोफेशनल आर्टिस्ट और बाय द इमेच्योर आर्टिस्ट. एंड इट वाज अ वेरी यूजफुल टूल टू कैप्चर द मेमोरीज, क्योंकि उसके बाद तो कैमरा इन्वेंट हो गया था और उसमें फ़ोटोग्राफी में आप अपना जो अपनी मेमोरीज़ हैं उनको कैप्चर कर सकते थे. लोगों का जो इंटरेस्ट था स्केच में वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ हो गया. बट ऐसा नहीं है कि आज भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन लोग बनवाना पसंद करते हैं अपने स्केचेस. बट ये है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो उसकी एडमरेशन थी एक स्केच की, लाइव स्केच की, उसमें जो है काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ गई थी उसमें. मीडियम्स फॉर स्केचिंग. Popular mediums for sketching were similar to those for drawing and included pencil and crayon as well as pen and ink and charcoal. जो मीडियम्स हमें स्केचिंग के लिए मिलते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर हमें एक पेंसिल फॉर्म में ही मिलते हैं. तो उसमें आपके पास क्रेयॉन्स भी आ जाते हैं, चारकोल पेंसिल्स भी आ जाती हैं, लेड पेंसिल्स भी आ जाती हैं, पेस्टल पेंसिल्स भी आ जाती हैं. और उसमें अगर आप ब्रश के साथ काम करें तो फिर आपके पास इंक भी आ जाती है. इंक एक मीडियम है जो इजीली आप उसके साथ जो है वो क्विकली ड्राई होता है और वो आपको अच्छा एक वो इफ़ेक्ट भी देता है. इसी तरह से आप वाटर कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर कलर्स भी जो हैं वो एक क्विक मीडियम है और वो जो है क्विकली ड्राई भी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑयल पेंट्स और अदर ऑयल बेस्ड मीडियम्स. तो एक्रेलिक पेंट्स जो हैं और जो वाटर कलर्स हैं वो भी आपको, अगर आप पेंट थोड़ा कलर्ड स्केच बनाना चाहते हैं तो ये दीज आर द क्विक मीडियम्स. अदरवाइज आपके पास बाकी पेंसिल्स और क्रेयॉन्स और चारकोल्स तो हैं ही. And in the bottom side you can see the um, different URLs of the videos. You can watch these videos and you will get information about the preliminary sketches. ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं. आई होप कि आप ये वीडियोस जो हैं इनको गो थ्रू कर लेंगे. हाउ मच डिटेल शुड अ पेंसिल स्केच फॉर अ पेंटिंग इंक्लूड. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट कितनी डिटेल जो है वो आपके स्केच में होनी चाहिए आपकी पेंटिंग के लिए. इफ़ इट इज़ गोइंग फॉर अ पेंटिंग, अगर आप एक पेंटिंग के लिए स्केच बना रहे हैं तो आपको कितनी डिटेल चाहिए, ठीक है. तो उसमें ये है कि आपको
ऑब्वियसली आपको पता है कि आपने आगे कलर अप्लाई करना है, आपकी काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगी। तो आपने मेन जो है वो लाइंस को कैप्चर करना होता है। सपोज़ आपकी होराइजन लाइन जैसे आपको नज़र आ रही है सामने पेंटिंग में भी, यहाँ पे स्काई और सी आपस में मीट कर रहे हैं, आप होराइजन लाइन को कैप्चर करें। आप उसको लैंड की जो लाइन है, डायगनल लाइंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपकी पूरी पेंटिंग में मूवमेंट दे रही हैं, आप उसको कैप्चर करें। और जहाँ पे थोड़े से रिपल्स बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, आप उसको कैप्चर करें। As with so many things in painting, there is no right or wrong when it comes to how much detail you put into the initial pencil sketch you do on a canvas. You don't even have to use a pencil. Many artists use a thin brush and a fluid paint. इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने जो स्केच बनाना है अपनी पेंटिंग के लिए वो आपने इस हद तक बनाना है, इस लेवल तक बनाना है। इट्स अप टू यू, जहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, जहाँ आपको लगता है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर कैप्चर कर लिया है, बेसिक लाइंस, इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कर लिया है, दैट्स इट। उसके बाद आप अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पुट एज मच और लिटिल डिटेल इन टू योर इनिशियल स्केच एज यू विश। Once you start adding paint to your canvas, you are going to see less and less of your drawing or sketch. Obviously, जब आप कलर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पेंसिल के साथ ड्राइंग हुई हुई है वो हाइड हो जाएगी। Trying to retain your sketch as you paint is a recipe for frustration and stiffness. सो अगर आप इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि आपका स्केच नीचे से नज़र आता रहे, तो उसमें भी आपको मुश्किल होगी कि आपका वो कलर्स के नीचे जो है वो स्केच नज़र आएगा। तो इट्स गुड कि आप उसको अच्छा थिक पेंट लगाएं। और कलर्स वो आपके एरियाज तो ऑलरेडी डिवाइडेड होंगे, तो विद स्टेप बाय स्टेप आप उनको ड्राइंग को ख़त्म होने दें। So the initial sketch is a starting point only, a few guidelines for the overall composition which soon disappear under the paint. You don't need it for long as the colors and tones of paint you put does become the guidelines for the next bit of paintings. ऑब्वियसली जब आप कलर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पेंसिल ड्राइंग है वो छुप जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कलर जो है वो आपको हेल्प करेगा। विद द हेल्प ऑफ कलर्ड लाइंस जो आप ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे, दे विल गाइड यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड अप योर पेंटिंग फर्दर। सो आई होप जो आज का लेक्चर है इट विल हेल्प यू अ लॉट about the composition and about the various preliminary sketches. So, thank you.